हेलो फ्रेंड्स, आज हम रस की अवधारणा, रस की सिद्धांतों को जानेंगे। रस की अवधारणा आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदा का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाटक शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। रस सूत्र भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में जो रस सूत्र दिया है वह निम्नतः इस प्रकार है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग या दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और अभिचारी भावों के स्थायी भाव से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्ट है कि भरत मुनि ने यहाँ रस की परिभाषा नहीं दी है, अपितु रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है और रस के बारे में बताया है, रस के सूत्र को समझाने का प्रयास किया है। रस का स्वरूप भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया। वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं कि रस अति कह प्रधात, अर्थात रस क्या पदार्थ है। फिर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आस्वाद्यतत्व, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान गुण्य करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहा जाता है। भरत मुनि ने इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दी है कि रस नाटक का वह तत्व होता है जो सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रस एक मिश्रित तत्व है जिसमें स्थायी भावों के भाव अनुभवों का अभिनय मिश्रित रहता है। भावों, अनुभवों आदि से मिश्रित स्थायी भाव को जब अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सामाजिक को आस्वाद प्राप्त होता है, वही रस है। इस पे हम देखते हैं कि इसमें भरत मुनि ने इसके 4 संघटकों या तत्वों को माना है: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। प्रथम 3 तत्वों को वे रस आश्रित मानते हैं, अर्थात इन तत्वों को योजना रसानुरूपण होना चाहिए। भरत मुनि का मत है रस सूत्र की विभिन्न आचार्यों ने व्याख्या की है, किंतु उसमें पूर्व हमें भरत मुनि के मत को जानना ही आवश्यक है। भरत मुनि ने माना है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों से संयोग से स्थायी भाव की भी नाट्य रस को प्राप्त होते हैं। इस तरह हम रस के विषय में कह सकते हैं कि रस एक आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं। दूसरा, रस अपने में कोई अनुभूति नहीं अपितु वह अनुभूतियों का विषय है। तीसरा, रस विषयगत न होकर विषय संगत है। चौथा, स्थायी भाव की विभावती के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। पांचवा, रस मूल आधार स्थायी भाव है जो रस नहीं है, किंतु यही विभावी दी के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। छठा, किसका स्थायी भाव रस रूप में बदलता है, सहृदय का, कवि का, नायक का? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि नायक अभिनेता का स्थायी भाव ही रस का रूप में बदलता है जो उस लोक समान की प्रतिनिधित्व करता है। सातवां, सहृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि के रूप में करता है। आठवां, भरत मुनि रस की व्याख्या विषयगत रूप में करते हैं। विषयगत रूप में ही सटीक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है रस की। भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: भट्ट लोलट, आचार्य शंकुकुक, भट्ट नायक, आचार्य अभिनवगुप्त। भट्ट लोलटक का मत है कि रस उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जा सकता है और आचार्य शंकुक का मत है कि अनुमितिवाद कहा जा सकता है और भट्ट नायक के मत के अनुसार भुक्तिवाद या भोगवाद कहा जा सकता है रसवाद को, और अभिनवगुप्त के मत के अनुसार अभिव्यक्तिवाद कहा जा सकता है। इस प्रकार सभी आचार्यों ने रस के अपने अपने मत दिए हैं या रस को अपना अपना नाम दिया है। रस की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
और इसमें आचार्य विश्वनाथ की ने माना है कि रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। रस की उत्पत्ति सद्गुणों के उपद्रव से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी सहोदर है, और रस अनुभूति अलौकिक होती है। रस चिन्मय ज्ञान स्वरूप है। रस स्व प्रकाशानंद है। रस अखंड है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस के अवयव को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न बातें आती है और रस के अवयव मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। सभी आचार्यों ने इसे 4 ही रूप में लिया है या 4 ही रूप में माना है। अतः हम कह सकते हैं कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जा सकता है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यगत से रहित हो जाती है। रस की कविता को प्राणवान बनाता है और रस ही पाठकों या श्रोता को आनंद मगन करके भाव समाधि में पहुंचाता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतर्गत तत्व है, बाहरगिनी तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उत्पादन है। अतः निर्विदत रूप में रस ही काव्य का सर्वमुख तत्व है या सर्वमुख प्रयोग है, अर्थात रस से ही रचना में भाव उत्पन्न हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।